नमस्कार दोस्तों, एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अभी तक शब्द और पद। शब्द और पद में हमारे दो टॉपिक हो गए थे, यानी शब्दों का जो वर्गीकरण है वह 4 रूपों में होता है। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तो हमने अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर पढ़ लिया था। आगे हमारा है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया है, आइए अब इसे देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण बच्चों 3 रूपों में हुआ है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ क्या है? शब्द के अर्थ से ही पता चल जाता है बच्चों कि किसका क्या मतलब है। तो रूढ़ क्या है? जो शब्द अपने आप में ही एक विशेष अर्थ रखता हो, जो शब्द अपने आप में एक विशेष अर्थ रखता हो वह रूढ़ होता है। यानी इसका हम विच्छेद नहीं कर सकते, या वर्ड विच्छेद तो हो सकता है लेकिन शब्दों में इसका विच्छेद नहीं हो सकता। ये एक शब्द होता है। इसकी साधारण सी परिभाषा देखिए क्या है। वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हों तथा इनके सार्थक खंड न किए जा सकें। सार्थक खंड का मतलब होता है बच्चों, वर्ड विच्छेद तो अक्षरों का होता है, लेकिन सार्थक वो होता है जो किसी अर्थ को लिए हुए हों। तो इनका जब हम विच्छेद करेंगे तो ये किसी अन्य अर्थ को नहीं लिए होंगे। तो सार्थक खंड का मतलब किसी अन्य अर्थ को न लेना। यानी एक शब्द है जिसका एक विशेष अर्थ होता है, जैसे घर, रोटी, गाय, कपड़ा। अब इन्हें हम अलग नहीं कर सकते, पृथक करके 2 शब्द नहीं बना सकते। इस तरह के जो शब्द हैं बच्चों वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे है बच्चों यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जुड़ना, जुड़ जाना, योग हो जाना। इसकी परिभाषा क्या है? वे शब्द जो एक से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं और दोनों खंडों का कोई न कोई अर्थ होता है। सार्थक का मतलब होता है जो अर्थ के साथ हो। दोनों खंडों का यानी 2 शब्द के 2 खंड से 2 रूप से मिलकर बनता है, यानी 2 शब्दों का मेल यौगिक शब्द कहलाता है। और उन दोनों शब्दों को जब पृथक करते हैं, अलग करते हैं मेरे बच्चों, तो दोनों शब्दों का एक अलग अलग अर्थ होता है। वे शब्द जो एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्या, धन, आलय। विद्या ज्ञान के लिए है, आलय यानी भवन, विद्या का भवन विद्यालय। रसोई घर, रसोई के लिए घर, यानी जहाँ हम खाना बनाते हैं उसके लिए जो घर है उसको हम रसोई घर कहते हैं। स्नान घर, जहाँ हम नहाते हैं। अब स्नान अलग शब्द है, घर अलग शब्द है, विद्या अलग शब्द है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। विद्या अलग शब्द है, आलय अलग शब्द है, यानी जो अलग अलग शब्दों से, सार्थक शब्दों से मिलकर बने हैं वो मेरे बच्चों यौगिक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट आइए मेरे बच्चों, क्या है? योग रूढ़। योग रूढ़, अब पहले हमने रूढ़ पढ़ा, उसके बाद यौगिक पढ़ा, अब योग रूढ़। यानी रूढ़ शब्दों का वह योग जिसका अर्थ एक विशेष अर्थ को लिए हुए होता है। शब्दों का वह रूप जो एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है वह योग रूढ़ होता है। साधारण सी परिभाषा है मेरे बच्चों, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हों तथा 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं वो रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा है पंकज। पंक का मतलब होता है मेरे बच्चों कीचड़। ज का मतलब उत्पन्न होना। पंक में उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला क्या हुआ मेरे बच्चों? कमल का फूल। पंकज हम किसको कहते हैं? कमल के फूल को। कमल के फूल का दूसरा नाम पंकज है। पंक का मतलब है बच्चों कीचड़ और ज का मतलब है उत्पन्न होना। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी जिसका पेट लंबा है, लंबा प्लस उदर, लंबोदर किसको कहते हैं मेरे बच्चों?
गणेश जी को। यानी जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर रूढ़ हो गए हों, यानी शब्द कई हों लेकिन वह अपने आप में एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हों, वह मेरे बच्चों योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे आइए उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों 4 भागों में शब्दों को बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर 4 भाग हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न होना, कहीं से उत्पन्न होना, जहाँ से उत्पन्न हुए हैं जो शब्द उनके लिए, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 4 रूपों में हुआ है। तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। विदेशी भाषा भी बोलते हैं। तो तत्सम क्या है मेरे बच्चों? तत्सम वो है कि संस्कृत भाषा का वह शब्द जो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में ही प्रयोग किया जाता है, यानी एज इट इज़, जैसे वो संस्कृत में प्रयोग किया जाता है वैसे ही वह हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, यानी उसका वही रूप होता है, उस रूप में कोई परिवर्तन, किसी भी तरह का अंतर नहीं होता। ऐसे जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। साधारण सी परिभाषा है मेरे बच्चों की, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे चंद्र, सूर्य, अग्नि, आम्र। अगर नॉर्मल तरीके से हम प्रयोग करें तो आम्र को आम कहते हैं, चंद्र को चांद, चंद्रमा, सूर्य, सूरज, इस तरह से भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जो शब्द संस्कृत भाषा का जिस रूप में संस्कृत में प्रयोग होता है उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होता है वह मेरे बच्चों तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट है बच्चों तद्भव। किसी अन्य भाषा से, सिर्फ संस्कृत से ही नहीं बेटा, किसी भी अन्य भाषा से, क्या है, किसी अन्य भाषा से लिए गए वे शब्द जिनके मूल रूप में परिवर्तन करके तब हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। किसी अन्य भाषा का, वह अंग्रेजी का भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो, बंगाली भी हो, किसी भी भाषा से जो शब्द लिया गया है लेकिन उसके मूल रूप में परिवर्तन करके जब वो हिंदी में प्रयुक्त होता है तो वह मेरे बच्चों तत्सम शब्द कहलाता है। तत्सम शब्द जैसे आधा, अर्ध को आधा बोल दिया। इंग्लिश का है हॉस्पिटल, अस्पताल बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम उसको अस्पताल बोलते हैं। तो इस तरह से जो शब्द हैं, लालटेन, खेत, ऐसे जो शब्द हैं जो कि किसी भी भाषा से आए हुए हैं लेकिन उनके रूप में परिवर्तन करके हम हिंदी में उनका प्रयोग करते हैं, इन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों देशज। देशज क्या है? देश अज उत्पन्न, अपने ही देश में जो उत्पन्न हुआ हो, अर्थात हिंदी भाषा के वे शब्द देशज कहलाते हैं जिनका जन्म किसी भारतीय भाषा या बोली में हुआ है। बोली क्या होती है मेरे बच्चों? आप जानते होंगे, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है जो सीमित कुछ जगहों पे एक निश्चित सीमा रेखा में ये तय होता है कि वहाँ की भाषा ये होती है। जैसे साधारण रूप में आम बोलचाल की जो भाषा होती है वह बोली कहलाती है। तो किसी भी भारतीय भाषा, इसमें कहीं और की भाषा नहीं, हमने तद्भव में क्या पढ़ा? किसी अन्य भाषा से, वह विदेश की भी हो सकती है, देश की भी हो सकती है, लेकिन इसमें क्या है, किसी भी भारतीय भाषा या बोली से आए हुए शब्द जो हमारे भाषा में प्रयोग होते हैं वह देशज कहलाते हैं। जैसे थाली, लोटा, चप्पल, जूता, इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं वे सब होते हैं मेरे बच्चों। लास्ट बचा है आपका विदेशज शब्द। लास्ट है बच्चों आपका विदेशज शब्द। विदेशज क्या है? हिंदी भाषा के जिन शब्दों का आगमन, यानी हिंदी भाषा में जिन शब्दों का आगमन विदेशी भाषाओं से हुआ है, जो विदेशी भाषाएं हैं और हमारे यहाँ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होती हैं, ऐसे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे आदमी, अमीर, तारीख, कालीन इत्यादि।
इस तरह के जो शब्द हैं ये विदेशी शब्द हैं मेरे बच्चों, और वो हिंदी में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका पद। पद किसे कहते हैं? जब शब्दों को वाक्यों में स्थान मिल जाता है। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक लिया है मैंने बच्चों, क्योंकि बहुत जगह कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये आपको हर जगह मिलेगा नहीं, पद और पदबंध। इसलिए छोटी सी चीज़ है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, और कहीं इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज़ मुझे याद करिएगा कि हाँ किसी ने बताया था। पद, जब शब्द वाक्यों में स्थान पा जाते हैं, यानी वाक्यों में प्रयुक्त होने लग जाते हैं, उनको एक स्थान प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। पदों को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं मेरे बच्चों? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आप जानते होंगे, ये मैं आपको और डिटेल में बता दूंगी। लेकिन जो पद के रूप हैं वह क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। एक चीज़ और है मेरे बच्चों, 2 या 2 से अधिक पद, 2 या 2 से अधिक पद जब आपस में मिल जाते हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं। पद यानी पद, और बंध मतलब बंध जाना, यानी एक दूसरे में मिल जाना। 2 या 2 से अधिक पद जब आपस में मिल जाते हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं। इस तरह जैसे मेरा खोया हुआ भाई वापस लौट आया, इसमें खोया हुआ भाई एक पद है और वापस लौट आया, यानी 2 पद आपस में एक साथ मिल गए, इसका मतलब है कि ये पदबंध है। इस तरह के जहाँ पर शब्द आते हैं वह पदबंध का रूप होता है या वाक्य आते हैं। तो मेरे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।